हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग क्लास 12 का जो आगामी दिन में जो परीक्षा आने वाली है इतिहास का, उसका एमसीक्यू देखेंगे और मैराथन वीडियो देखेंगे, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है और इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वर्ष के एग्ज़ाम के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन इससे भिड़ने का पूरा चांस है। ठीक है, तो एक एक करके इस वीडियो को समझते हैं। पहला चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू कवर करेंगे हम लोग। तो पहला चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ईंट मनके और अस्थियाँ। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को ऐतिहासिक श्रेणी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जानते हैं कि इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया है। एक को प्रागैतिहासिक बोलते हैं, एक को ऐतिहासिक बोलते हैं और एक को ऐतिहासिक बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक मतलब जिस समय मनुष्य ना पढ़ता था ना लिखता था, यानी कि उसके बारे में कोई लिखित प्रमाण है नहीं, है ना, तो उस समय को प्रागैतिहासिक। लेकिन ऐतिहासिक किसको बोलेंगे? यानी कि लिखित प्रमाण है लेकिन उसका लिखावट आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो हड़प्पा का लिखावट जो है आज तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको ऐतिहासिक की श्रेणी में रखेंगे। और ऐतिहासिक किसको बोलते हैं? कि जिस समय पढ़ा यानी लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है ना, जिस समय का, उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। तो चलिए, इसका ऐतिहासिक होगा आंसर। अगला प्रश्न है दूसरा कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला। तो राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो जानते हैं आप। मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया था 1922। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला। विशाल स्नानागार का अवशेष मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि कांसा की यहाँ प्रधानता थी, यानी कांस्य समय उस समय था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो देखिएगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे था। तो हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे। हड़प्पा का खोज कौन किया था? दयाराम शाह ने। इसको भी याद रखिएगा। लोथल स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण मिलता है वो कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, फिर देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो नगर क्या था हड़प्पा सभ्यता का? तो 2 स्तरीय नगर था, उचला नगर और निचला नगर। ठीक है, याद रखिएगा, उचला शहर और निचला शहर। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। तो पहली सभ्यता का जो विकास जो हुआ था वो सिंधु घाटी के मैदान में, उपमहाद्वीप, याद रखिएगा, इसका विकास उत्तर पश्चिम में हुआ है। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी। तो हड़प्पा की बस्तियों का जो खुदाई इनमें से किया था वो किया था सर जॉन मार्शल और सर विलियम जोन्स। ये दोनों याद रखिएगा आप, यानी कि ये और भी दोनों होगा। हड़प्पा बस्तियों की खुदाई। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वां राजधानी कौन था? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किसने कहा था जुड़वां राजधानी? तो ये भी याद रखिएगा, पिगट को। पिगट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा है, पिगट। ठीक है, पिगट, इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा की खुदाई संपन्न कराया गया था। तो संपन्न जो करवाया था दयाराम साहनी, ये भी था, MS वेटर ये भी था, मार्टिन हिलर ये भी था, इनमें से सभी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा, यानी कि नाचती हुई मुद्रा जो कहाँ से जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नाट्य की मूर्ति। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनके को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। तो कहाँ कारखाना पाया गया और मनका बनाया जाता था? तो एक था चनहुदड़ो और एक था लोथल। लोथल का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ चनहुदड़ो होगा। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई। ये बस्तियाँ होती है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, होती है तो क्या था? तो 2000 से अधिक जो बस्तियाँ मोहर जो पाई गई ये सेल खड़ी बस्तियाँ होती थी। ठीक है, मोहर पूछेगा किससे बनती थी? सेल खड़ी। निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। तो खेत का जो प्रमाण मिला है ये भी याद रखिएगा आपको,
कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, यहीं से हल का प्रमाण मिला था। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, तो हड़प्पा वासियों की जो कृषि फसलें थी वो गेहूँ, जौ और तिल। ठीक है, गेहूँ इनकी प्रमुख फसल, चावल नहीं, गेहूँ जौ। याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर पाई गई है, जिस मोहर किससे बना था? सेलखड़ी, वो चकोर होता था। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मातृ देवी का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? तो शव जो था हड़प्पा में, वो किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? तो याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण, है ना, कि कोई भी आदमी मरता था तो उसको उत्तर तरफ सिर और दक्षिण तरफ उसका पैर होता था। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा जो पाकिस्तान में है। ठीक है, आगे देखते हैं, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1926 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किया था चार्ल्स मेसन। ठीक है, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो इसका सही आंसर होगा अर्नेस्ट मैके। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 28। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन कराया था? तो इसका याद रखिएगा, हड़प्पा का। इसका हड़प्पा। अगला है, निम्न हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो देवता जो था उसमें से शिव था, शिव जी का वहाँ पे मूर्ति मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा क्रीट की सभ्यता। याद रखिएगा, क्रीट की सभ्यता चीन की सभ्यता जैसा था, मेसोपोटामिया की सभ्यता जैसा था, मिस्र की सभ्यता जैसा था। अगला प्रश्न है, बनवाली किस राज्य में है? तो बनवाली जो है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा का हिसार जिला में। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो सिक्का है, साहित्य नहीं है, साहित्य इसमें नहीं, क्योंकि पुरातत्व ये नहीं, लिखा आ जाता है इसको। ठीक है, इसलिए ये पुरातत्व नहीं। अगला देखते हैं हम लोग, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्थापना किया था विलियम जोन्स, सर जॉन विलियम जोन्स, इसको याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका जैसा। क्यों? क्योंकि वहाँ साफ सफाई का व्यवस्था मिला है। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो हड़प्पा को 1921 में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह कहाँ से मिला है? तो मिला है लोथल से। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? तो मोहनजोदड़ो जो था वो था, याद रखिएगा, सिंधु नदी किनारे। ठीक है, इसका प्रश्न जो है 37 का, याद रखिएगा, सिंधु नदी। ठीक, रावी की नदी किनारे हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा भारत सभ्यता भारत के किस दिशा में विकास हुआ था? तो पश्चिम, उत्तर और पश्चिम में। यानी हम आपको बता दें थोड़ा सा, ये देखिएगा मैप है, अगर थोड़ा 1 मिनट देखिएगा, ये अगर मैप है भारत का, यहाँ देखिएगा, तो ई इलाका में हुआ था, यानी उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, 40वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था? तो अभी हमने बताया था, मोहर जो बनता था वहाँ पे सेलखड़ी से बनता। ठीक है, इतना प्रश्न देखने के बाद इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, तो इसको फिलहाल देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न में हम लोग दूसरा चैप्टर में हम लोग इंटर करते हैं, पूछते हैं। तो यहाँ पे दिया दूसरा चैप्टर, राजा, किसान और नगर, आरंभिक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? तो भारतीय शासक किसको? समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो 16 में से सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। मगध की राजधानी गिरिवर्च यानी राजगिरा। ठीक है, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग बीज का उल्लेख किया है? तो 13वां में। ठीक है, जूनागढ़ में मिला है, 13वां अभिलेख कहाँ मिला है? जूनागढ़ में। कनिष्क की राजरोहण तिथि क्या था? यानी कनिष्क जो था वो कब बैठा था? करीब 78। ठीक है, 78, जिसमें चलिए आगे देखते हैं, धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की जाती थी, किया तो किसने किया था? तो याद रखिएगा, अशोक ने। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन कराया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का। किसका? हड़प्पा का। ये क्वेश्चन पहला वाला दे दिया है। आगे देखते हैं 29वां। ओहो, ये क्वेश्चन जो है पूरा वही क्वेश्चन आ गया है। चलिए हम लोग आगे वाला देख लेते हैं, फिलहाल इसको बढ़ा देते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन था। ठीक है, इसको तो हम कर दिए थे कि किस भारतीय, तो इसको समुद्रगुप्त इसका आंसर था। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो हमने बताया था मगध। आगे देखते हैं, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का चर्चा किया था? 13वां।
अगला है कनिष्क राजरोहन जो था वो 78, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये 78 में था। आगे देखते हैं, धर्म महामंत्र की नियुक्ति कौन करता था, तो अशोक करता था, ठीक है। आगे अशोक किस वंश का था, मौर्य वंश का था, ठीक। आगे देखिएगा, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णयुग का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, गुप्त काल, ठीक है। प्रयाग प्रासीद का रचना किया था, तो इसका याद रखिएगा हरिसेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका आंसर कौन, टकसाल का प्रधान कौन था, तो इसका सही आंसर का लक्षणाध्याय। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न होगा। आगे देखते हैं, राजतरागिनी के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर होगा कलहन। राजतरागिनी के था कलहन, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो मौर्यवंश, ठीक है, मौर्यवंश, ठीक। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई, तो इसका आंसर याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की रचना जो हुई थी 4वीं सदी में, ठीक है। आगे देखते हैं, पतंजलि के महाभाष्य में हमें किसकी जानकारी मिलती है, यानी पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है उसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्यकाल की, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, प्राक मौर्यकाल की, ठीक है, पूर्व मौर्यकाल की। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र का रचना जानते हैं कौटिल्य ने किया था, जो चंद्रगुप्त का गुरु था। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था, तो बिंबिसार जो पहला शासक था इसलिए ये हर्यक वंश, ठीक है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया, तो गण संघ कहा गया, ठीक है। आगे देखते हैं, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जनपद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, कह दिया जहाँ लोग अपना घर बनाते, ये दोनों होगा, ठीक है। आगे याद रखिएगा, अगला है पंचचिन्ह वाले सिक्के बने हैं। पंचचिन्ह वाले जो सिक्के बने हैं वो किससे बने हैं, तो यहाँ पे बी और सी, यानी चांदी और तांबे। अब याद रखिएगा, चांदी और तांबे, और अगर क्वेश्चन पूछ देगा सबसे प्राचीन सिक्का का नाम बताइए, तो याद रखिएगा आप पंचमार्क, जिसको आहत सिक्का भी कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिएगा। पंचमार्क जिसको क्या कहते हैं, आहत सिक्का, सबसे प्राचीन सिक्का को कहते हैं आहत सिक्का या पंचमार्क, ठीक है, आहत सिक्का, इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित था, तो श्रीलंका में, ठीक है। अपनी बेटी को यानी महेंद्र और संघमित्रा यानी पुत्र और पुत्री को भेज दिया था प्रचार के लिए, ठीक है। 20वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, तो उदयन को उभय भद्र भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका का रचना किया था, मेगास्थनीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, 22वां, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो अशोक ने की थी, है ना। अशोक का धर्म क्या था, अपने से बड़े के प्रति उचित व्यवहार, छोटे के प्रति प्यार, माता पिता गुरुजनों का सेवा सत्कार, सत्य बोलना, हिंसा का मार्ग पे चलना, है ना। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत को क्या जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य, है ना। 4 सिद्धांत तो पार्श्वनाथ ने दिया था, क्या क्या दिया था, अहिंसा दिया था, सत्य दिया था, अपरिग्रह दिया था, और अस्तेय। अगर क्वेश्चन आपको पूछ देगा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों को लिखें, तो ये 5 लिखना आपको, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें से लास्ट वाला जो जोड़ा था ब्रह्मचार्य, ये जोड़ा था महावीर, ठीक है। आगे देखते हैं, कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखते हैं, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा ठीक है। फूट डाल कर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु, ठीक है। अपने बाप को मारा था, इसलिए इसको प्रीतहंता कहा जाता है। जीवन वेद किस वंश के काल में था, तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि इसका सही आंसर होगा हर्यक, ठीक है। आगे देखते हैं, अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन जीवन वेदक जो था, इसका थोड़ा सा एक क्वेश्चन और समझा देते हैं आपको। क्या था कि राजा चंड प्रगोत कुमार जब का तबीयत खराब था, बीमार था, तो बिंबिसार ने अपने राज दरबार में, उसका वेद होता था, वेद माने इलाज करने वाला, तो वो भेज दिया था। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि चंड प्रगोत के इलाज के लिए किस राजा ने वेद को भेजा था, तो बिंबिसार, ठीक है। आगे देखते हैं, अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी, तो इसका सही आंसर होगा रुद्रदामन, ठीक है। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी, तो इसका सही आंसर होगा 28 का डी, यानी कि पाटलिपुत्र जो था, गंगा भी था, सोन भी था, पुनपुन था, ठीक है, याद रखिएगा इनमें से सभी। समस्त भारत की ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम होनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है, तो स्कंदगुप्त, ठीक।
स्कंदगुप्त, ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोप का समुद्रगुप्त जो था नेपोलियन ही था, और भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त कहा जाता है, ठीक है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रभावती गुप्त, ठीक है। आगे देखते हैं, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखनीय प्रमाण किसका है, तो इसका सही आंसर होगा सातवाहन का। सातवाहन काल में भूमिदान का प्रथा मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, पूछ देगा किस काल में भूमिदान का प्रथा मिलता है, सातवाहन काल। आगे देखिए, 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। अभिलेख जो था किसने खुदवाया था, अशोक ने। तो सती प्रथा का अभिलेख कहाँ मिलता है सर्वप्रथम, तो ये सबसे पहले मिला था एरन सागर, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, अभी आपको बताए थे, श्रीलंका। आगे है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाहद प्रयास किया था, तो शिलालेख के आधार पर अशोक का इतिहास जो लिखने का सलाहद प्राप्त किया था वो था देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, तो इसका आंसर याद रखिएगा स्तंभ, ठीक। आगे देखते हैं, 27वां, गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया, तो इसका सही आंसर होगा गुप्तों के काल में कौन आया था, तो ये जो आया था वो फाहियान आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ठीक है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समुद्र की गुप्त की जानकारी होती है तो किसे मिलती है, प्रयाग प्रासित से, जिसका रचना हरिसेन ने किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि नवरत्न किस काल के दरबार में रहता था, तो नवरत्न जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। एक नवरत्न जो था वो अकबर के शासनकाल में, जब हम लोग आएंगे अकबरी पढ़ेंगे, मुगल दरबार पढ़ेंगे तो वहाँ सीखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसका रचना है कालिदास, और कालिदास ने एक और रचना किया जिसका नाम है मेघदूतम, ठीक है, ये भी याद रखना आपको, मेघदूतम, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा है। चलिए आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो अभिलेख का शुरुआत अशोक ने किया था, ठीक है, ठीक। किस शासक को प्रिय देश कहा जाता था, अशोक को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए इसको। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था, तो इसका सही आंसर होगा 7 वर्गों में, ठीक है, 7 वर्गों में। आगे देखते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था, इसको किया था राष्ट्रकूट ने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या जो है 18। सबसे प्राचीन पुराण को पूछेगा तो सबसे प्राचीन पुराण को मत्स्य पुराण कहते हैं, ठीक, ये भी याद रखना, सबसे प्राचीन पुराण क्या कहते हैं, मत्स्य पुराण, ठीक है। आगे देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में, ठीक है। इतना देखने के बाद इस चैप्टर से आपका छूटने का कोई चांस नहीं रहेगा, फिलहाल इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, 1-2 बार रिपीट करके जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा चैप्टर में हम लोग घुसते हैं, विश्व विचारक और इमारतें, ठीक है।